नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। जैसे हमने रात को या सुबह कहें, सुबह हमने ऑपरेशन सिंदूर में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी थी और जो जानकारी मिली थी वो आपसे शेयर की थी। इस वीडियो में हम उन अपडेट्स को लेंगे और साथ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या वो डरा हुआ है, वो खींच में है, बदहवास है, या उसकी अपनी कोई प्लानिंग है। दूसरी तरफ भारत ने जो किया है, जिस तरह से जो बातें कही जा रही थी कि धरती के हर छोर पर ढूंढ करके जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की बातें थी और चुन चुन कर हम बदला लेंगे, जो अमित शाह ने कहा था। राजनाथ सिंह ने भी कल ही कुछ बातें कही थी और रात में ये कहानी हुई। रात में क्या, अल सुबह ये घटना हुई है, करीब मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास। तो अब तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं जो उनके 9 ठिकानों पर, 9 जगहों पर गई, जिनमें से एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ था और इंटरनेशनल बॉर्डर कहें या पाकिस्तान में था, और 8 ठिकाने पाक अधिकृत कश्मीर में थे। तो जिसमें मुजफ्फराबाद भी शामिल है, जिसमें और भी कई कई सारी जगह, कोटली और ये सब जगह शामिल हैं। और इस इन जो अटैक था, इस अटैक का जो मुख्य उद्देश्य था, जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, उससे टारगेट किया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, विक्रम मिश्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, और इसके अलावा उनके साथ फौज की कर्नल सैफिया कुरैशी और एयरफोर्स की, मतलब ये थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की ये विंग कमांडर विमिका सिंह, ये बैठी थी। इसका भी एक दरअसल कम्युनिकेशन किया गया है भारत की जनता के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। सिर्फ ये जो एक फोटोग्राफ जो निकलेगी, वो फोटोग्राफ भी अपने आप में कम्युनिकेशन है। इसके अलावा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर के किया गया है। और ये कम्युनिकेशन ये है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में उन बच्चियों से, महिलाओं से ये कहा था मोदी को बता देना, और उनके हस्बैंड्स को या भाई जो भी लोग थे उनको उनके सामने गोली मार दी थी। तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई है कि भारत छोड़ेगा नहीं, सिंदूर का बदला लेगा। तो इस तरह की चीजें अभी तक जो आ रही हैं। रात को जब हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि उस समय पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरह के, वहां के प्राइम मिनिस्टर और जो फौज की तरफ से, इसके अलावा पत्रकारों की तरफ से, वहां के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो बहुत सारी फेक न्यूज पेडल कर रहे थे। दरअसल अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया वो फेक न्यूज की मिसाइलें छोड़ी गई, तो गलत नहीं होगा। खैर, इस सब को समझेंगे और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं इनको भी देखेंगे। अमेरिका क्या कर रहा है, चीन कैसे देख रहा है, रसिया कैसे देख रहा है, मिडिल ईस्ट के जो हमारे दोस्त कंट्री हैं वो कैसे देख रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री आज आने वाले थे, क्या हुआ, इन सब पर समझेंगे, इन सब को समझेंगे, इनको विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि बिटवीन द लाइंस हमें क्या पढ़ना चाहिए। और हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र और कूटनीतिक और रक्षा मामलों, खासतौर पर वैश्विक मामलों के जानकार डॉक्टर प्रकाश के रे। डॉक्टर प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपसे पहली टिप्पणी चाहूंगा, अब तक जो हुआ है आप उसे कैसे देखते हैं? देखें, एक तो ये बात तो थी ही तय कि भारत अपनी प्रतिक्रिया देगा। अब वो कब देगा कब नहीं देगा, उसकी तैयारी क्या होगी, उसका अनुपात क्या होगा, ये तो मिलिट्री और गवर्नमेंट की चीज है। लेकिन निश्चित था कि प्रतिक्रिया होगी और ठीक ठाक प्रतिक्रिया होगी। और साथ में ये भी था कि कोई बड़ी लड़ाई, बड़ा युद्ध, पूर्ण युद्ध जिसको हम कहते हैं, उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आशंका ऐसी स्थितियों में हमेशा रहती है कि आप
आपने कुछ किया, फिर उन्होंने कुछ किया, फिर आपने किया, फिर वो चीज कहाँ चली जाए। तो बहरहाल मैं अपनी बात लेटेस्ट अपडेट से शुरू करता हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, वहां के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा है कि अगर भारत पीछे हट जाता है तो हम भी चीजों को यहीं पे रैप अप कर लेंगे। और भारत सरकार की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो पहले बयान जारी हुआ, उसमें भी कहा गया है कि भारत का इरादा कहीं से भी जो भी ये हमले हुए हैं वो नपे तुले थे और उनके टारगेट निर्धारित थे, वो आतंकी ठिकाने या उनसे जुड़ी हुई इमारतें थी, जगहें थी, और इन हमलों का इरादा मामले को आगे बढ़ाने का नहीं था। ये भारत सरकार ने भी कहा, अब उन्होंने भी कह दिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे पास एक संकेत ऐसा है अभी सामने दोनों तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में कि चीजें शायद अब यहां से बिगड़ेंगी नहीं, शायद बिगड़ेंगी नहीं। अब जैसे एक इस तरह का ट्वीट वो सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण साहनी, जो जानकार माने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है अभी 1 घंटे पहले, एंड ही सेड कि गुड न्यूज, द इंडिया पाकिस्तान वार प्राइमरीली इन द एयर डोमेन हैज एंडेड, heightened activities on LOC will continue with no worry about escalation. Air attacks have become a new normal under the Modi government, this time done with standoff weapons without breaching each other's airspace. Fog has lifted, questions on military power, deterrence and geopolitics need to be addressed. तो एक तरह से इन्होंने ये घोषणा की, भाई एक अच्छी खबर ये है कि एस्केलेशन की तरफ चीजें नहीं जा रही हैं, इनके पास अपनी जानकारियां होंगी, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब ये है कि एलओसी पे जो चीजें हुई हैं, जो रात में जो भी पुष्ट अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि सिविलियंस की भी जाने गई हैं, अब वो नहीं, एलओसी पर जो रहा है, मैं अपने सोर्सेस से आपको बताऊं कि चूंकि मैं उधर रहा हूं, तो ये इसमें जो खबरें आई हैं इनमें सच्चाई है। और रात को भी कुछ वीडियो मेरे पास आए थे पुंछ से खास तौर पे, और ये बिम्बर गली वाला जो इलाका है, जो बीजी सेक्टर जिसे बोलते हैं, बिम्बर जिला पाकिस्तान का उस तरफ पड़ता है, इधर रजौरी पुंछ के बीच की जगह है, तो वहां पे बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। और फायरिंग शुरू की गई पाकिस्तान की तरफ से, उसी समय शुरू हुई है जब रात को ये अटैक हुआ। और ये आईएसपीआर के डीजी का जो वो आया, उसके बाद से वहां फायरिंग, बहुत तेज फायरिंग शुरू हुई। तो अब हमें थोड़ी सी चिंता उस मोर्चे को लेकर रहेगी कि वो कहानी कहां तक आगे बढ़ती है। अगर लेकिन प्रकाश जी, वहां पर जो है ना, कि आज से 20 साल पहले मैं देखता हूं तो वो एक्टिव जगहें थी जहां पर ये लगातार चलता रहता था। दिन में हम लोग जाते थे, गुजरते थे, तो ध्यान रखना पड़ता था कि यहाँ खड़े हो, यहाँ नहीं खड़े हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन जगह पे गोले आ सकते हैं। लेकिन अभी जो संदर्भ बना हुआ है, अभी जो पृष्ठभूमि बनी हुई है, और पिछले 10-12 दिनों से लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, इधर से भी जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए क्या है कि जब आपने जैसे कहा कि एक्टिव ग्राउंड है। एक चीज और आपको बताऊं, मैं बीच में पुंछ में मैं ठहरा हुआ था एक बार, मेरे होटल, जिस होटल में ठहरा था, छोटे छोटे होटल्स थे, उस होटल के बाहर एक बड़ा गोला आके गिरा, फायरिंग शुरू हुई उस होटल के बाहर। फिर रात को बड़ा सब तलाशी वलाशी ये सब कहानी हुई, लेकिन वो सीमा पार से, मतलब एलओसी के दूसरी तरफ से वो गोला आया था, पुंछ दरिया की दूसरी तरफ से। अब उसमें ये देखने की चीज होगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक्शन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो बिना मतलब का, एक तो मिलिट्री को ना उकसाए, दूसरे वो सिविलियंस को टारगेट ना बनाए। अगर मान लीजिए कि भगवान न करे अगर कोई बड़ी कैजुअलिटी वहां पे हो जाती है, तो अगेन फिर भारत को भी उसका एक बड़ा जो है जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल तो अभी फिलहाल तो ये चीज लग रही है। देखिए मार्को रूबियो, आपने ही बोला कि मार्को रूबियो ने बातचीत की, और बातचीत में 2 बातें जो आई हैं कि आप कम्युनिकेशन बंद ना करें। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में गुंजाइश है कि बैक चैनल से आप बातें कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि आप मामले को अब आगे ना बढ़ाएं। और जैसा कि दरअसल ये खबर आई थी, जब ये सब हुआ है, देर शाम ये खबर आई थी कि दोनों जगहों के जो मिलिट्री क्या होते हैं, वो हॉटलाइन पे जो रहते हैं, उन दोनों के बीच बात हुई थी कल देर रात। मुझे लगता है कि देखिए, जब आप इस तरीके की कोई भी कार्रवाई करने जाते हैं, तो जो कम से कम आपके
जिनको आप अपना मित्र राष्ट्र मानते हैं, जो जिनके साथ आपकी निकटता है, तो आप उनको बताते हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रस्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जानकारी जो है मुहैया कराएंगे। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि आप बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है। और आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन के मामले के शुरू से पहले राष्ट्रपति पुतिन पर्सनली चाइना गए और उन्होंने वो समझौते पे हस्ताक्षर किए दोनों नेताओं ने, और पर्सनली उन्होंने ब्रीफ किया कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, कितना करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। तो आप अपने अपने फ्रेंड्स को आप इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन मुझे जो चीज और भी चीजें इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे मामला सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान की भी निकटता है, हमारी भी निकटता है। लेकिन बहुत सारे जियोपॉलिटिकल स्फीयर में पिछले कुछ वर्षों से मिडिल पावर्स उभरे हैं, जिनमें एक भारत भी है, सऊदी अरब है, तुर्की है, कतर है, अमीरात है। तो इनका वजन बढ़ा है। कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में ईरान का इनका वजन बढ़ा है। लैटिन अमेरिकन आप स्फीयर में आप चले जाएं तो आपको ब्राजील का संज्ञान लेना पड़ेगा। आप अगर अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में चले जाएं तो आपको नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका का को देखना होगा। तो या फिर अगर आपको एशिया की बात है तो आपको कभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एशिया में तो ढेर सारे इस तरह के पावर सेंटर्स हैं। आसियान है, सेंट्रल एशिया है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि जो तुर्की की तरफ से जो एक्टिविटीज हुई हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान से उन्होंने जिस तरीके की बात की, या उनका नौसैनिक जहाज आया, या तुर्की की ओर से सफाई दी गई कि हम हथियार नहीं दे रहे हैं। फिर उनको एक तरीके से अपना जो उनका सपोर्टिंग देश है तुर्की का, अजरबैजान, वहां से पाकिस्तान की डिमांड को एक तरीके से इंडोर्स किया गया कि इसकी इंटरनेशनल इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए पहलगाम में जो हुआ। तो उसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री गए पश्चिम एशिया की यात्रा पर, अमीरात। और हम सब जानते हैं कि अमीरात पाकिस्तान के भी करीब है और हिंदुस्तान के भी करीब है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस मसले में तुर्की का इस्तेमाल करके वो एक तरीके से जो भी इंटरनेशनल बिग प्लेयर्स हैं उनको ये कहलवाना चाहता है उनके थ्रू भारत से कि भाई कहानी को रोका जाए अब इसको। क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी लड़ाई में जाने के लिए जो जरूरी कुछ चीजें होती हैं वो पाकिस्तान के पास अभी हैं। मैं मिलिट्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो उसके बारे में क्या बात करनी है। और भारत के लिए भी ये एक अच्छा मौका था, या अभी भी है, अगर हम सचमुच में आतंकवाद पे लगाम लगाने को लेकर गंभीर हैं, और हम जानते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, कि ये पूरा वहां से जो है ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, तो ये हमारे लिए भी एक बेहतरीन मौका है कि जब हम सीधी कार्रवाई करें। देखें, पाकिस्तान आज एक डिवाइडेड मुल्क है। आप अगर आइडेंटिटी के लेवल पे देख लें तो भी, आप अगर इकोनॉमिकली देख लें तब भी, आप अगर पॉलिटिकली देखें तब भी। तो ये कल रात को मैंने अपने इसी चैनल पे मैंने दिन भर रिसर्च इस पर की थी। आप बलूचिस्तान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। और इवन मजेदार बात यह आपको बताऊं कि वहां पर जब ये सब चीजें चल रही हैं, इतना टेंशन चल रहा है, इस बीच सिंध की एक संगठन है, उसने 11 तारीख को सिंध और पंजाब के रेल कनेक्शंस को ब्लॉक करने की घोषणा की। क्यों ब्लॉक कर देगा? इतना ही नहीं है, ये तो बहुत कराची पोर्ट का घेराव कर दिया गया था, जिससे $2 मिलियन डेली नुकसान हो रहा है। और आप ये भी देखें कि बलूचिस्तान में और कुछ हद तक सिंध में भी और खैबर में भी हमेशा से ये बात कई वर्षों से कहा जा रहा है कि वहां पे ऐसी तंजीमें हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहते रहते हैं कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अगर इंडियन आर्मी जो है वो हमला कर दे। और हमारे यहाँ हम चाहे जितने भी आधारों पर अगर हम डिवाइडेड हों, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल,
या हमारी जो और भी सोशल डायनामिक्स के जो हमारे इक्वेशंस हैं। लेकिन हमारे देश में कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हम चाहते हैं कि दुश्मन देश की सेना जो है हमारे ऊपर आए और हमलावर हो। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए सबसे बढ़िया अवसर था। अब आप देखें, जैसा मैं आपने हम लोग पहले भी बात किए हैं कि जब भी आप मिलिट्री कार्रवाई करते हैं तो आपको पहले चीज ये तय करनी पड़ती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक जो आप दुनिया को बताते हैं ऑफिशियली, वो 100% सही भी हो, सच भी हो सकता है कि आपका यही इरादा है, और कुछ चीजें उसमें हिडन होती हैं, कुछ एलिमेंट्स हिडन होते हैं, जैसे कि हमने यूक्रेन के मसले में देखा। हालांकि बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाले और जो कारण बताए गए उनको अगर ठीक से समझा जाए तो वो हिडन जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपके सामने हो सकते हैं। और चूंकि जब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को ठीक से नहीं समझते हैं, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, तो हम फिर गलत तरीके के निष्कर्ष निकालने लगते हैं। मसलन बहुत से मैंने समझदार एनालिस्ट को कहते हुए सुना कि अरे रूस तो एक हफ्ते में कीव को कब्जा कर लेना चाह रहा था, अब तो 3.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, क्या हुआ? तो कहानी है क्या, रूस देखिए, जब आप लड़ाई में होते हैं तो आप धमकियां तो 50 देंगे, जैसे पाकिस्तान ने भी कहा कि हम परमाणु बम चला देंगे, लेकिन आपने जो ऑब्जेक्टिव बताया है ऑफिशियली वो इंपॉर्टेंट है। क्या रूस ने ये कहा था कि हम यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं? क्या उन्होंने ये कहा था कि हम राष्ट्रपति को एलिमिनेट कर देंगे? क्या उन्होंने कहा था कि हम इसको शमशान घाट बना देंगे पूरे देश को या उसके बड़े शहरों को? नहीं, उसने नहीं कहा था। उसने सिर्फ ये कहा था कि हमको डीमिलिटराइज करना है यूक्रेन को, मतलब उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना। दूसरी उसकी बात थी कि यह जो करंट रिजीम है जो कि नाजीवाद से प्रेरित है, उस रिजीम को हमको हटाना है, रिप्लेस करना, डीनाजीफाई करना। इनफैक्ट बहुत वो इंटरेस्टिंग टर्म उन्होंने यूज किया, डीनाजीफाई। हाँ, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने रशियन स्पीकिंग और रशियन ओरिजिन के जो लोग जहां पे बहुमत में हैं, उन इलाकों को रशिया ने टेक ओवर किया। तो उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि युद्ध के कारणों में जब पहले से जो 10 साल से चला आ रहा था, 2022 से पहले से, 2012 से, कि भाई आप रशियन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर हमलावर हैं, और ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब यूक्रेन की सरकार रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के खिलाफ काम कर रही है। तो एक तो उनका वो एजेंडा पूरा हो गया। दूसरा जो वो ये कह रहे थे कि भाई नाटो को आप हमारे दरवाजे पे ना लाएं, तो उन्होंने 22%, 25% जमीन दखल करके एक बफर जोन बना दिया अपने, कि अब ये लड़ाई अगर कभी भविष्य में होती भी है नाटो के साथ, तो वो लड़ाई यूक्रेन की धरती पर होगी, वो रूस की धरती पर लड़ाई नहीं। तो जैसा कि अभी अटैक के बाद, चूंकि ये एक लिमिटेड एक्शन था, तो अटैक के बाद भारत सरकार की तरफ से जो कहा गया वो उसमें साफ साफ ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे ये आतंकवादियों को वो करना था, हमको जो है कोई लड़ाई लड़ने का हमारा इरादा नहीं था, और सिविलियन टारगेट्स करने का हमारा कोई मतलब नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि, और ये बिल्कुल सही चीज है, देखिए आप किसी इवेंचुअलिटी के लिए तो किसी भी मिलिट्री को, किसी भी गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए, किसी भी देश को तैयार, कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई भी चीज। अगर मान लीजिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरह अगर शहबाज शरीफ और मुनीर जो है अब देश को तबाही करने पर आ जाएं, तो वो तो फिर कुछ भी कर दें। लेकिन समझदारी की तो बात यही है कि डी एक्सकेलेट किया जाए, जो सारे और लोग भी कह रहे हैं।